हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडी विद नवजीवन कैंपस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए एसएससी सीजीएल और सचिवालय को देखते हुए बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए आज से हम 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कराएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखेंगे पहला सवाल है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट में आगे हो जाता है। 15 मिनट आगे हो जाता है प्रत्येक दिन, यानी एक प्रत्येक का मतलब एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाता है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे, प्रातः 4 का मतलब सुबह 4 बजे वह क्या समय दिखाएगा। तो ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक दिन का मतलब होता है एक दिन का मतलब 24 घंटा हुआ। अगर 24 घंटा में 15 मिनट कोई घड़ी फास्ट हो जाता है, 24 घंटा में 15 मिनट, तो एक घंटा में कितना, तो 15/24। ध्यान देंगे, अगर 24 घंटा में 15 मिनट प्लस हो जाता है, आप इधर देख सकते हैं 24 आवर में 15 मिनट फास्ट हो जाता है, तो एक घंटा में कितना हो जाएगा, 15 मिनट/24। तो आपसे कह रहा है कि यदि 12 बजे आप सेट कर दिए थे सही दोपहर में 12 बजे ठीक कर दिए, तो सवेरे प्रातः 4 का मतलब सुबह में 4, दोपहर 4 का मतलब आज दोपहर 4 से सुबह 4 बजे तक हो जाएगा। टोटल कितना समय, तो देखेंगे 12 बजे से रात 12 बजे हो जाएगा कितना, 12 घंटा, सुबह 4 बजे हो जाएगा 16। तो आपका टोटल 12 बजे अगर आप आज सेट कीजिएगा तो कल सुबह 4 बजे 16 घंटा हो जाएगा। तो एक घंटा में अगर इतना फास्ट हो जाता है तो 16 घंटा में कितना, तो 16 गुना ये था आपका कितना फास्ट हो रहा था, 15/24। आप ध्यान देंगे यहाँ गुना कर देंगे कैसे, 16 से आगे आपको 8 दूना 8 3 से आ गया 5, यानी 5 दूना 10 मिनट, 10 मिनट फास्ट हो जाएगा। अतः 4 बजे आप 4 बजे की जगह आपको दिखा देगा 4:10। एक बार और देख सकते हैं, अगर एक दिन का मतलब 24 घंटा में 15 मिनट, तो एक घंटा में हो जाएगा 15 मिनट/24। तो कहता है 12 बजे अगर आप सही से मिला दिए तो कल दोपहर 12 बजे सही से मिला दिए तो कल सुबह 4 बजे कितना था, आज दोपहर 12 बजे से कल सुबह 4 बजे तक, डेट मीन 16 घंटा। तो 16 घंटा में कितना फास्ट होगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 5 5 गुना 10 फास्ट हो जाएगा, यानी जो 4 बजे एक्चुअल 4 बजे वो दिखाएगा 4:10। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल, सर वहां से आप पेज लीजिए ना, वहां से प्लस के बगल से पेज लीजिए ना। 2 नंबर सवाल ये तो हो गया। 3 नंबर सवाल देखेंगे। एक होम थिएटर सेट 4950 रुपए का है। एक होम थिएटर सेट का मूल्य है 4950 रुपए। यदि इस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखेंगे आपसे, यानी एमपी दिया है, मार्क प्राइस 4950 रुपया किसी सेट का दाम है, उस पर 2 तरह के छूट देने के बाद उसका मूल्य क्या आ जाएगा। एक चीज ध्यान देंगे कि अगर इसका प्राइस है 4950 रुपए, 4950 रुपए, अगर हम 20% का एक छूट देंगे तो लेंगे कितना, 80%, तो 80% का मान हो जाएगा 4/5। फिर देखेंगे अगर 15% का एक और छूट दे रहे हैं, छूट के बावजूद भी दूसरा का छूट, तो 15% छूट दे देंगे, कितना हमसे लेगा 85% का मतलब हो जाएगा 17/20। आप ध्यान देंगे, ये आपको जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है, हम देखेंगे कि कौन 17 का गुणज है। आंसर जो भी होगा वह 17 अभाज्य संख्या है जो किसी से कटेगा नहीं, तो आंसर वही आपका होगा जो 17 का गुणज होगा। तो आइए देखते हैं 17 से कौन कटेगा, तो जो ऑप्शन 17 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। वैसे आप चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, जैसे देखेंगे ये कट जाएगा आपको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से इसको काट सकते हैं, 9 × 5 = 45, 4 9 5। इसके बाद ये कट गया आपका 2 बार में। तो ध्यान देंगे ये गुणा अगर आप करते हैं तो आपको आ जाएगा, ये 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19, 198 गुना 17।
तो इकाई अंक अगर मिलाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन में इकाई अंक 6 इसलिए गुना ही करना होगा। तो देखेंगे 17 8 136 के 6 हासिल 13 और ये 17 9 153 153 और 13 166 हासिल 16 और ये 17 और 6 हो जाएगा कितना आपको 17 33 यानी 3366 रुपया। कौन सा ऑप्शन है ये? चलिए आगे देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो 17 से जो ऑप्शन कटेगा तो 17 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, डायरेक्ट ही कटेगा। तो बाई ऑप्शन अगर आप बनाना चाहें बाई ऑप्शन तो 17 का मल्टीपल आंसर होगा। 17 का मल्टीपल जो कि ऑप्शन नंबर कौन है? ए है 3366 रुपया। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखेंगे। x का 15% y के 10% का तिगुना है। देखेंगे जैसे जैसे सवाल का वैसे कर देना है। x का 15% y के 10% का। देखेंगे ये जो है ना x का 15% जो है y के 10% का भी तिगुना है। x का 15% जो है y के 10% को 3 तिगुना है ये, तो ये ऑलरेडी 3 गुना है तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। या हमेशा जिसमें का के की सौ से सिले गए उसी के साथ गुना किया जाता है। तो आप सवाल को पढ़ेंगे अच्छा से। तो x का 15% y के 10% यहाँ का देखिए का तिगुना है इसलिए का के लिए हम गुना दे दिए। अब क्लियर सी बात है, रेशियो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो रेशियो के नियम से ये 30 है और ये 15 है। तो x का मान हो जाएगा आपका 3 और y का मान हो जाएगा x 30 है और ये 15 है। इसको 2 बार में काट देगा तो x का मान हो जाएगा 2। तो देखिएंगे एक ही ऑप्शन में है 2 और 1 x बटा y ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका कितना 30 बटा 15 काटेंगे तो 2:1 यानी ये ऑप्शन हो गया। आगे देखेंगे। निःशुल्क पढ़े हो तो ये क्वेश्चन अधूरा है, आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पे खर्च करता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों को शिक्षा पे खर्च करता है तो उसका वेतन कितना है? सवाल को देखेंगे। एक व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पे खर्च करता है, इसके बाद 60% भाग जीवन यापन पे खर्च करता है, ठीक है। इसके बाद कहता है और 10% भाग वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपए बचाता है तो ध्यान देंगे ये 20% एक जगह खर्च कर लिया। खर्च को आप ध्यान देंगे तो खर्च टोटल हो गया 20% प्लस 60%। अब देखेंगे और 10% भाग की वह बचत करता है और यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है तो ध्यान देंगे कि मात्र वह बचत कर रहा है कितना? बचत कर रहा है 10%। अगर 10% वह बचत कर रहा है इसका मतलब है कि 90% वो खर्च कर रहा है। अगर 10% बचत कर रहा है इसका मतलब 90% खर्च करता है। और यहाँ टोटल अभी तक के 2 तरह के जो खर्च है, यानी ये आपका वेतन का 20% भाग किराया पे खर्च किया 20 और ये 60% हो गया क्या चीज पे किया? जीवन यापन पे। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा पर 30 रुपया खर्च किया है तो शिक्षा का परसेंट नहीं दिया है। तो हमें सोचना होगा कि टोटल 100% से ज्यादा कुछ होता नहीं है, 10% वो बचा रहा है। तो 10% बचा रहा है इसका मतलब 90% खर्च कर रहा है। ये दोनों को जोड़ने से 80% ही आ रहा है। इसका ये अर्थ हुआ कि वह शिक्षा पर कितना खर्च करता है? 10%। बच्चों की शिक्षा पे करता है कितना? शिक्षा पर करता है 10%। तो देखेंगे 10% शिक्षा पे खर्च करता है और शिक्षा पे कर कितना रहा है? 30 रुपया। तो 10% का मान हो जाएगा 30, तो 100% हो जाएगा उसका वेतन। 100 बनाने के लिए 10 गुना है तो वेतन उसका कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ऑप्शन नंबर ये। आगे सवाल देखेंगे। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकेंड बाद उसकी आवाज ध्वनि सुनता है तो उस ध्वनि की गति क्या है? देखिए आपसे चाल पूछा है तो एक चीज ध्यान देना होगा कि चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा क्या होता है? समय। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सपोज कीजिए एक बंदूक यहां से छोड़ा गया, एक बंदूक यहां से छोड़ा गया, एक बंदूक यहां से छोड़ा गया, ठीक है। एक बंदूक यहां से छोड़ दिया गया तो ये बंदूक क्या है? और राम से इतना किलोमीटर की दूरी है और राम यहाँ पर है, राम यहाँ है। तो ये बंदूक की ध्वनि की जो सुनाई ये दे रहा है, यह कितना दूर पर है राम? तो ये टोटल दूरी जो है इसके बीच की दूरी है 6.64 किलोमीटर।
ये तो आप देखेंगे ध्वनि यहाँ जब बंदूक छोड़ा गया होगा तो ध्वनि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया होगा, 6.64 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 6.6 किलोमीटर, चूंकि राम यहाँ है तो इतना दूरी तक वो गया, यानी टोटल दूरी ये हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, कै सेकेंड में गया है, तो यहाँ से यहाँ दूरी जाने में कै सेकेंड लगा, 20 सेकेंड तक। टाइम भी आपको दे दिया है 20 सेकेंड। तो आपको दूरी मालूम है और समय मालूम है, तो 4 बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। समय 20 सेकेंड है, लेकिन याद रहे किलोमीटर में है, समय आपका सेकेंड में है, तो इसको 1000 से गुना करके हम इसको 1000 से गुना करके बदल देंगे मीटर में, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना होता है। देखेंगे ये पॉइंट का मतलब होता है 2 जीरो खत्म कर दीजिए, पॉइंट का मतलब 2 जीरो खत्म। इसके बाद ये कट जाएगा 2 से, और ऐसे ये 2 से कट गया 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 4 हो गया दूरी बटा समय। केवल 1000 से क्यों गुना किया, चूंकि यह किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने। आंसर आ गया आपका ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है 2000 रुपए पर 75 रुपए प्रति हजार। इसको ध्यान देंगे। देखिए सवाल क्या होता है कि उसके लैंग्वेज में भी उसका सॉल्यूशन होता है, आंसर होता था। आप सबसे पहले सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो, और ये थोड़ा फास्ट करा है कि कम समय में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए, और हम फास्ट बनाएंगे तभी आप एग्जाम में फास्ट बनाएंगे। तो ध्यान देंगे 2000 रुपए पर 75 रुपए प्रति हजार। प्रति हजार का मतलब 1000 रुपए पे 75 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वार्षिक कह दिया मतलब 1 वर्ष में। तो आप ध्यान देंगे अगर 1000 पे 75 रुपया 1 साल में, तो 2000 पे तो हो जाएगा 150 रुपया 1 साल में। तो यहाँ पूछा है कै साल में, 2 साल का। तो देखेंगे अगर 1000 रुपए पर आपको 75 रुपया मिल रहा है ब्याज 1 साल में, ठीक है, तो 2000 रुपए पर कितना मिलेगा 1 साल में, तो 150 मिलेगा। लेकिन 1 साल की ही बात है, 1 ईयर में, तो इसलिए 2 ईयर में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 300। देख सकते हैं सिंपल सी बात है, इसको बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर 1000 रुपया पर 75 रुपया ब्याज मिलता है, 75 रुपया ब्याज मिलता है 1 ईयर में, तो 2000 रुपया पर तो 150 रुपया ब्याज मिलेगा 1 साल में। तो 1 साल में अगर 150 ब्याज है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 300 ब्याज मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि x का मान दिया है, x बराबर दे रखा है 1 प्लस √2 प्लस √3, तो आपसे पूछा है x स्क्वायर, आपसे पूछ दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर व्हाट। ध्यान देंगे आप ऐसे सवाल को क्या करना है कि हम देख रहे हैं पावर 2 है और कहीं ना कहीं यह द्विघात समीकरण का रूप है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से रूट वाला को एक साथ रखेंगे और बिना रूट वाला को एक साथ। इस प्लस से माइनस में ले आइए, तो x माइनस 1 बराबर, और हमेशा बड़ा वैल्यू को आगे रखना है, छोटा वैल्यू को पीछे। हाँ भाई, यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 2 5 प्लस 2 √6। अब आप ध्यान देंगे आपको कुछ हल्का हल्का ये दिखने लगा कि हो क्या रहा है। अब ध्यान देते हैं कि x स्क्वायर यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस से कथी में जाएगा, प्लस से तो माइनस में चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 √6। ये वाला मान आप यहाँ पुट कर दीजिए। इसके जगह पे अगर हम मान पुट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 2x का मान कितना है देखेंगे, 4 प्लस 2 √6 प्लस 4, अतः हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2 प्लस b सही है, 3 2 5 2 √6 सही है, x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस तो उधर माइनस में गया, ठीक है, 5 से 4 2 √6, और वहां पे है x स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है। तो ध्यान देंगे कुछ मिस्टेक हो गया था, ये माइनस है, ये माइनस है, राइट। तो ध्यान देंगे ये माइनस है, इसको देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सवाल गलती था, सवाल है यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर व्हाट। यहाँ से मान पुट कर देंगे, ये मान पुट कर देंगे, इसके स्थान पे मान रख देंगे कितना, 4 प्लस 2 √6 माइनस 4 बराबर, तो इससे ये कट गया तो आंसर हो गया 2 √6, यानी आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे,
नेक्स्ट देखेंगे a प्लस बी का मान 2 दिया है, रूट अंडर ए बी का मान 1 दे दिया है। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो वैल्यू पुटिंग सेटिंग करेंगे, पहले सेटिंग करें तब पुटिंग करेंगे। अब सेटिंग पुटिंग क्या होता है देखिए, अगर हम a का मान 1 ले ले और b का मान 1 ले लेते हैं, 1 जोड़ 1 2 तो पूर्ण रहा है, और 1 गुना 1 का वर्गमूल 1 गुना 1 का वर्गमूल 1, यानी RHS बराबर LHS हो रहा है, समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो हम यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया आंसर। अतः इसका ऑप्शन खत्म है, आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0। आंसर मिस हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल है, यदि ABC 16 हो, यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, देखेंगे मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा 16 है, जिसका भुजा क्या है 16 है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तो त्रिकोणीय ऊंचाई कह रहा है। त्रिकोणीय ऊंचाई मतलब ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ये हाइट और ये भुजा दिया है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई h बराबर होता है √3/2a। तो ध्यान देंगे ऊंचाई बराबर होता है √3/2a। तो a का मान क्या हो गया 16, तो ये √3/2 गुना 16 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर हो गया 8√3। कौन सा ऑप्शन है आपका, 8√3, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र देखेंगे। परिकेंद्र क्या होता है समझिए, जब भी आपको परिकेंद्र कहे तो अगर आप जानते हैं, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो ठीक है, नहीं कंसेप्ट है तो बाहर में एक वृत्त बना लीजिए। परिकेंद्र का मतलब बाहर में वृत्त, परिकेंद्र भीतर तो अंतःकेंद्र। तो देखेंगे हम बाहर में एक वृत्त बना लिए। अब देखिए O परिकेंद्र है, O परिकेंद्र है। हम जानते हैं ये अगर ये वृत्त को टच कर रहा है तो ये इसका रेडियस होगा यानी त्रिज्या होगा। तो कहता है AO, ये सेंटर है, ये केंद्र है, AO, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। सवाल देखेंगे, कहता है AO कितना दिया है 8, तो आपसे कह रहा है BO की लंबाई क्या होगा। BO की देखिए, अगर ये सेंटर है, तो जब सेंटर से शीर्ष को, अगर सेंटर शीर्ष को छू रहा है तो ये तीनों त्रिज्या होगा। समबाहु त्रिभुज में ये R होता है, ये भी R होता है, ये भी R होता है। ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज में अगर कोई सर्किल ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है और यह इसका सेंटर है, तो सेंटर परिधि को छुएगा तो त्रिज्या होगा, सेंटर परिधि को छुएगा तो क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, यानी ABC और इसका नाम अगर O है तो क्या हो जाएगा, OA बराबर OC बराबर OB, और ये सब क्या होगा 8 आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी तीनों बराबर हो गया, यानी तीनों 8 8 होगा। तो OB पूछा था आपसे, क्या हो गया 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यह मानते हुए कि tan, ये देखिए पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है, tan थीटा √3 दिया है। तो हम जानते हैं थीटा का मान हम कितना होता है 60 होता है, tan 60 होता है, tan 60 होता है √3। तो देखेंगे 15 डिग्री तो यहाँ है, ये है, तो थीटा का मान क्या रख देते 60 बन जाता है, 45 रख देते, इसलिए ऑप्शन हो गया आपका सी। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, यानी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ध्यान देंगे ये एलसीएम चैप्टर का सवाल है, एलसीएम एचसीएफ का। तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर हम आपको कंसेप्ट लिख देते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स, यानी टाइल्सों की संख्या होता है जिस सतह पे टाइल्स लगाएंगे उसका क्षेत्रफल, और सतह आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स बराबर क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बटा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। आप ऐसे कह सकते हैं, या दूसरे इसी को आप कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आपका जो एरिया है वह आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, अगर वर्गाकार टाइल्स पे लगाना है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना
भुजा गुना भुजा। अब देखेंगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, आप कहेंगे कि सर वर्गाकार टाइल्स वर्ग कहां से आ गया इसमें, तो जो लंबाई देता है हम लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ, जो एचसीएफ आता है यह होता है भुजा, भुजा होता है वर्ग का भुजा। यह क्या होता है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा। तो देखेंगे वर्ग का भुजा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुना एचसीएफ, क्योंकि यह वर्ग की भुजा है, यह क्या है, भुजा है, वर्ग, सॉरी यह जो है वर्गाकार टाइल्स का भुजा है, यह टाइल्स का भुजा हो जाएगा, ठीक है, टाइल्स का भुजा। तो इसलिए एचसीएफ गुना एचसीएफ करेंगे तो निकल जाएगा आपको कितना टाइल्स की जरूरत है। लेकिन अगर आपको सवाल में यह कह दे कि हमें इतना मीटर वर्गाकार का ही टाइल्स लगाना, जैसे इसमें दे दिया है, इसमें जो है 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्स होगा, मतलब हमको जो टाइल्स लगाना है वह 41 सेंटीमीटर भुजा वाला टाइल्स लगाना है। तो इसमें और हमको आसान कर दिया, लॉसन निकालने की जरूरत नहीं, तो हम आप आंसर निकाले देखेंगे टाइल्स की संख्या। तो देखेंगे 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर, 1517 गुना 1517 गुना, देखेंगे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर का मतलब 900, तो ये हो जाएगा 9 से 2, ये है 1517 गुना 9 से 2। अच्छा 41 वाला लगाना है, तब वर्ग का ही भुजा है, 41 का क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुना 41, इससे काटिएगा तो ध्यान देंगे 40 का 104 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, और ये देखिए इकाई अंक 7 है तो 37 बार में कटेगा। हम पूरा एग्जैक्ट भाग नहीं देते हैं, क्या किए कि 41 तक 3 बार में जाएगा, क्योंकि 41 का हो जाएगा 164, तो 164 ज्यादा हो जाएगा 151 से, तो 3 बार में तो जाएगा। अब इकाई अंक क्या है 7 है, तो हर हाल में 1 को 7 से गुना करेंगे तभी ये 7 कटेगा। अब यहाँ देखेंगे 41 दूना 82, 2 बार गया, अब इकाई अंक कितना है 2 है, तो 1 दूना 2 यानी 22 बार में कटेगा, यानी अब इसको गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा टाइल्सों की संख्या। तो अब गुना नहीं करना, क्या करना, इकाई अंक मिला देना, 7 दूना 14, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा, डी होगा, केवल इकाई अंक मिला दीजिए, 7 दूना 14। चलिए हो गया आंसर। अगला सवाल देखेंगे, और ये सब जो हम बताए हैं, अगर आपको यहाँ नहीं देता तो आप क्या करते, लंबाई और चौड़ाई का मौसम निकालते, लंबाई और चौड़ाई का क्या मौसम निकाल लेते, यानी एचसीएफ निकलता, और एचसीएफ गुना एचसीएफ कीजिए, बस हो गया, यही वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। एचसीएफ का मतलब हो गया क्या, क्षेत्रफल। चलिए अगला सवाल, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसत 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत कितना 72 फल चढ़ाए गए, तो कहता है मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसमें सब 2 तरीके से ये बनेगा, एक तरीका तो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर हम दे देंगे। देखिए किसी मंदिर में एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, अगर 7 दिन आप औसत का मतलब प्रत्येक दिन 75 चढ़ाए, तो 7 दिन 75 फल चढ़ाए, तो आप देखेंगे आप निश्चित रूप से मंगलवार के दिन भी 75 चढ़ाए होंगे, तो 7 दिन 75, लेकिन आप क्या कहा, एक दिन छोड़ दिया जाए, कौन, मंगलवार को छोड़कर, तो अब मंगलवार को छोड़ देंगे तो क्या दिन बचा, 6 दिन बच गया, तो 6 दिन, अब 6 दिन का एवरेज आता है कितना 75, 72, मतलब एक दिन को छोड़ने से औसत 75 से घट के कितना आ गया 72 आ गया, मतलब कितना का औसत कमी आ रहा है, 3 का औसत कमी आ रहा है, तो कै गो में कमा, तो 6 में कमा। देखिए औसत बढ़ेगा तो सबका, घटेगा तो सबका, तो आप एक दिन छोड़ दिए, तो अभी भी कै दिन बचा है, 6 दिन बचा हुआ है, तो 6 दिन तो 72 चढ़ाए, तो 6 दिनों में 72 चढ़ाए, तो हर दिन कितना कमा, 3 कमा, क्योंकि पहले 7 दिन में 75 चढ़ाते थे, अब 6 दिन चढ़ाते हैं 72, तो 6 दिन कितना कम है, 3 कम रहा है। वो कमने का कारण कौन है, ये मंगल दिन जो आप छोड़ दिए थे, मंगलवार जो छोड़ दिए थे, मंगलवारी पूजा छोड़िएगा तो ऐसी हुआ, इसलिए मंगल बृहस्पति करना चाहिए, लड़की लोग बृहस्पति, लड़का लोग मंगल। तो देखेंगे मंगलवारी छोड़ दिया, हनुमान जी गुस्सा आ गए, जिसके कारण से आपका औसत कम गया। तो करना क्या है, डायरेक्ट आंसर हम लिख रहे हैं, देखेंगे 75 अगर 7 दिन था तो 75 होता है, मंगलवार जो दिन छोड़े ना उस दिन आप ज्यादा चढ़ाते थे, और जब ज्यादा चढ़ाइएगा तो औसत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा वाला आदमी को निकाल दीजिएगा तो सबका वजन घट जाएगा, ज्यादा वाला आदमी शामिल कीजिएगा तो सबका बढ़ जाएगा, ज्यादा वाला आदमी को हटा दीजिएगा तो सबका कम जाएगा। तो इसलिए कितना कमा है, औसत घटता है तो सबका, बढ़ेगा तो सबका, कै गो में कमा है तो 6 गो में, कितना कमा है 3 के,
36 18 75 हो जाएगा आपका कितना, ये आपको 93 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। अब देखेंगे बेसिक मेथड से। देखिए बेसिक मेथड से ऐसे होगा कि 7 डेज कितना कितना चढ़ाते थे, 75 तो ये टोटल हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49। नहीं ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं होगा, ऐसा सब तरीका रहते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 49 और 3 = 52, यानी 7 दिन में 525 फल चढ़ाते थे। एक दिन छोड़ दिए तब कितना आ गया, 6 डेज आ गया। अब 72 चढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपको 6 दूना 12 और 7 × 6 = 42 आए 43, घटा लीजिए। क्योंकि 7 दिन में से 6 दिन जाएगा तो वह दिन मंगलवार का दिन बचेगा। और देखेंगे ये 3 आ गया, ये 12 आ गया, ये कट गया, कितना फल हो गया, 93 फल। तो और भी तरीका से देखेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 7 दिन का औसत कितना था, 75 और एक दिन छोड़ दिए तो 6 बच गया, औसत कितना है, 72। देखेंगे ये 1 कम रहा है और ये 3 कम रहा है, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, 72 कम 72, 7 × 3 = 21 गुना, एकरा में एकरा से गुना करना, एकरा में एकरा से, तो ये हो जाएगा 72 जोड़ 7 गुना 3 21 बराबर आ जाएगा कितना, 93। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तीसरा तरीका हो गया। अगला सवाल देखेंगे, यदि a + b + c = 3 है, a² b² c² 6 है और 1/a + 1/b + 1/c = 1 है, तो आपसे पूछते हैं abc का मान क्या होगा। देखिए कैसे हल करेंगे, देखेंगे a + b + c का मान 3 दे रखा है और a² b² c² 6 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि a + b + c का मान आपको दे रखा है कितना, 3। इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, SQ का मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा a² जोड़ b² जोड़ c² जोड़ 2 × ab + bc + ac बराबर हो गया 3 का स्क्वायर कितना, 9। a² + b² का मान हमें दे रखा है कितना, 6 दे रखा है। तो आप ध्यान देंगे जब हम यहाँ 6 रख देंगे, जब हम यहाँ 6 रखेंगे इसका मान, तो 6 प्लस उधर कथी में जाएगा, माइनस में, इसलिए हमें 2 × ab + bc + ac बराबर हो जाएगा 9 में से 6 गया था कितना आया, 3, इसलिए a + b + c 3/2। हालांकि थोड़ा हम ज्यादा लिख दिए, हमें इतना नहीं लिखना चाहिए था, डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर करते, 9 में से हम जानते हैं ये 6 घटा लेते तो 3 और 2 से भाग देते, तो डायरेक्ट हमें इसका मान लिखना चाहिए था 3/2, डायरेक्ट ये लाइन लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर पूरा उड़ा देंगे तो कहीं आप लोग कहेंगे कि ज्यादा उड़ा के पढ़ा दिए। चलिए आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे, मन में कैलकुलेशन करना सीखिए, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। a + b + c का मान हम लोग निकाल लिए। अब ध्यान देंगे इस समीकरण को हल कीजिए, इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। देखिए इस समीकरण को हल करेंगे तो क्या है, 1/a + 1/b + 1/c बराबर कितना है, 1। अरे कुछ यहाँ मिस्टेक हो गया है, देखेंगे यहाँ ये बचेगा ना, यहाँ बचेगा ab + bc + ac बराबर 3/2 आए। इसको आप हल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके कितना, a b c, a से कट जाएगा तो कौन बचेगा, bc बाद में कटेगा तो यहाँ हो गया bc, b से b कट जाएगा तो ac बचेगा, ac को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया ac, c से c कटेगा तो ab। और इतना हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहाँ बचेगा ही हर हाल में ab bc और ac बचेगा बराबर 1। अब ध्यान देंगे ab + bc + ac का मान यहाँ कितना रखा है, 3/2। तो हम यहाँ अगर 3/2 पुट करते हैं, इसके जगह पे हम पुट करेंगे, इसके जगह पे अगर हम पुट करते हैं, इसके जगह पे अगर हम पुट करते हैं 3/2, 3/2 बटा में क्या है यहाँ, a b c बराबर कितना, 1। सॉरी ये बटा में था, नीचे था, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, ab + bc + ac बराबर 3abc, 3 नहीं होगा। अब आइए इसका मान पुट कर दीजिए, ab bc ac का मान कितना है, 3/2, इसलिए आ गया a b c बराबर 3/2। किधर गया ऑप्शन नंबर, ये 3/2 हो गया abc का मान। अगला सवाल देखेंगे,
x प्लस 1/x का मान दिया है 5, तो आपसे पूछा 6x बटा, ये अलजेब्रा का सवाल है। तो ध्यान देंगे x प्लस 1/x बराबर दिया है 5। तो यहाँ से आप क्रॉस गुना करेंगे तो x² प्लस 1 बराबर आएगा 5x। देखेंगे x में x² प्लस 1 बटा में x इधर गुना गया 5x। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका मान पुट कर दीजिए। यहाँ x² प्लस 1, x² प्लस 1, x² प्लस 1, ये दोनों को जब एक साथ करेंगे तो ये ऐसे मिलेगा 6x बटा में x² प्लस 1 प्लस x। x² 1 प्लस 1 का मान कितना यहाँ दे रखा है 5x। तो यहाँ पे अगर हम 5x पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6x ऊपर, ये हो जाएगा 5x प्लस 1, यानी कितना 6x कट गया, एक आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला सवाल देखेंगे। a का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, इसके बाद b दे रखा है, c दे रखा है, ठीक है। तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3bc का मान आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है हमें कि a का मान दे रखा है आपको 4.965, b का मान दे रखा है आपको 2.343, c का मान दे रखा है 2.6222। आपसे पूछ दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ दिया है। और ध्यान देंगे जब इसका मान आपसे पूछा है एक चीज देखेंगे, जब हम यहाँ इस रूप में निकालेंगे इसका मान, a प्लस में है तो आप प्लस में निकालिए, b क्या चीज में माइनस में है, और c भी माइनस में है, c भी वहां माइनस में है। तो इस रूप में जब आप मान निकालेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाना है और इसको घटाना है, तो ये दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें लगेगा कि दोनों सेम आ गया। 3 2 5, 4 2 6, 6 3 9, 2 2 4, यानी ये बचेगा कितना 0, ये बचेगा कितना 0, यानी 4.965 माइनस 2.343 माइनस 2.622 बराबर क्या आता है 0। तो जब कभी भी a माइनस बी माइनस सी कितना का मान 0 आ गया, तो ध्यान देंगे फॉर्मूला होता है जब a माइनस बी माइनस सी का मान 0 होगा, जब a माइनस बी माइनस यदि a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होगा 0 होगा। अतः इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये पूछा, इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। आपको थोड़ा सा और इसमें हम समझाते हैं, देखिए देखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता क्या है, देखिए फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देंगे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 0, अगर हम यहाँ 0 रख देंगे, 0 में किसी भी टर्म से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सब 0 हो जाएगा, वही चीज था। आप देखेंगे ये प्लस था तो यहाँ b भी प्लस में है, c भी प्लस में है, एक हो गया। दूसरा हो गया अगर a प्लस बी माइनस सी बराबर अगर यहाँ 0 हो तो ध्यान देंगे a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस यहाँ हो जाएगा 3abc बराबर। अब ध्यान देंगे c है तो यहाँ जो निगेटिव रहेगा उसका निगेटिव का ही पावर पूछेगा, तो हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी होगा माइनस बी सी माइनस ए सी। फिर इसका मान 0 रखेंगे तो 0 में गुना समथिंग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0। और फिर देखेंगे एक माइनस था, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो रहा था। आप देखेंगे फिर अगर आप इसको माइनस कर दीजिएगा, अगर फिर अगला सवाल अगर हम अगला लेते हैं, सपोज कीजिए ये c हो गया, अगर इसको भी हम माइनस कर देंगे, सपोज अगर हम इसको माइनस कर देते हैं b माइनस में, तो यहाँ भी b माइनस में, ये अगर b माइनस होगा तो यहाँ भी b माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ हो जाएगा फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, आई तो ऑलरेडी है ही है, तो फिर a माइनस बी माइनस सी का मान, a माइनस बी माइनस सी का मान 0 है, तो फिर 0 में किसी भी टर्म से गुना होगा तो सवाल क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इससे पहले वाला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला सवाल देखें, पी आर ओ केंद्र है, केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और क्यू बिंदु पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यदि कोण POR 90 है। देखेंगे सवाल कहा है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है और इसका केंद्र है O, इसका केंद्र है O, इस पर एक स्पर्श रेखा है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, देखिए स्पर्श रेखा हम खींच दिए, ये स्पर्श रेखा हम खींच दिए, ये O है, ये O है। अब देखेंगे कहता है पी आर O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी ये हो गया P और ये हो गया R, ये हो गया आपका P, ठीक है, ये और ये हो गया आपका R, ये O हो गया। अच्छा कहता है POR 90 डिग्री है, यानी ये 90 है, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा कर्ण हो जाएगा। आगे देखेंगे OR 5 है, ये 5 दिया है, OR 5 है, इसके बाद कह रहा है कि OP 20/3 है, OP जो है ये 20/3 है। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं लंब आधार मालूम हो तो कर्ण बराबर तो हमें अच्छी तरीके से मालूम है, कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो जाएगा 400/9 प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। हम इसको हल करेंगे तब 25 नमा 225 और 4 6 से 25/9 और इसका वर्गमूल हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हो जाएगा 25/3। तो आपसे कहता है पीआर की लंबाई ज्ञात है, तो यही ना पीआर है कर्ण, यानी पीआर बराबर कर्ण कहिए या स्पर्श रेखा की लंबाई कहिए, स्पर्श की लंबाई कहिए या टेंजेंट कहिए, जो आपको आ गया है 25/3, या इसी को आप हाइट भी कह सकते हैं, हाइट 25/3 कहिए या पीआर 25/3 कहिए, कर्ण 25/3 कहिए, स्पर्श रेखा की लंबाई 25/3 कहिए। चलिए अगला सवाल हो गया आपका आंसर को, सर इसमें भी ऑप्शन गायब है, तो आपका आंसर हम लिख देते हैं 25/3। अगला सवाल देखेंगे, अच्छा ये हो गया, चलिए अब आपको इससे लेना होगा, कितना नंबर हो गया था 19 नंबर सवाल हो गया है। नंबर हो गया है, 20 में क्या है 20 ये है, देखिए आइए 20 नंबर सवाल कहता है किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है, किसी गोलक, गोलक का मतलब ये हुआ, देखिए गोलक का मतलब हो गया ये हो गया गोला, ये हो गया गोला, और कहता है अर्धगोला, ये हो गया आपका अर्धगोला, ये हो गया आपका अर्धगोला, दोनों का त्रिज्या समान है, दोनों का त्रिज्या क्या है समान है। अब आगे देखेंगे तो कहता है उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखेंगे गोले का कुल पृष्ठ होता है 4πr² और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², πr² से πr² कैंसिल, का आंसर हो गया 4α3, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, हो गया, इसके बाद 21 नंबर सवाल, अगला सवाल देखेंगे, कहता दो वृत्तों की दो बराबर यहाँ लंबाई होना चाहिए,
यहाँ होना चाहिए लंबाई, दो बराबर लंबाई की चाप केंद्र में 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण अंतरित करती है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात देखेंगे, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहे तो हम जानते हैं त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 होता है θ2 अनुपात θ1। डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं R1 बटा R2 θ2 बटा θ, इसलिए 75 बटा 60 ये हो जाएगा 5 बटा 4 यानी 5:4। आपका हो गया आंसर। ये कैसे हुआ वो समझिए। हम जानते हैं चाप की लंबाई, L बराबर हो जाएगा चाप की लंबाई θ/360 गुना 2 पाई r होता है, राइट। इसको हम अगर L1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे θ1 आगे, फिर देखेंगे दूसरा चाप की लंबाई, दो बराबर लंबाई की एक और चाप की लंबाई। तो देखेंगे चाप की लंबाई L2, तो ये भी हो जाएगा θ2/360 गुना 2 पाई r। अब आप ध्यान देंगे, यहां से ध्यान देंगे, अगर ये दोनों चाप की लंबाई L1 बराबर L2 है तो समीकरण 1 और 2 से अगर ये और ये अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना कि आप ऐसे कह सकते हैं, काटना नहीं लेकिन आप करेंगे कि भाई ये 360 से 2 पाई 360 से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। और ये चाप की लंबाई बराबर है तो अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा L1 बराबर हो जाएगा θ1 और R1 और यहाँ हो जाएगा θ2 और R2। तो देखेंगे त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछा है तो R2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर θ2 सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका θ2 बटा θ। यही कंसेप्ट से हम बनाए थे, ठीक है। अब डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता है ये देखिए, डायरेक्ट क्या होता है, चाप की लंबाई r थीटा भी होता है R1 θ1 ये समीकरण 1 हो गया। चाप की लंबाई हो जाएगा R2 θ2, ठीक है। अगर ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं R1 θ1 बराबर R2 गुना θ2। यहाँ से मान निकाल लीजिए, अनुपात निकल जाएगा। अगला सवाल, बाईस नंबर सवाल। शायद सवाल नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब दिखेगा, ध्यान दे। सवाल कहता है कि निम्नलिखित 22 से 25 तक के ग्राफ को दर्शाया गया है, ठीक है। ग्राफ को दर्शाया गया है तो आपसे कह रहा है कि किस राज्य में, देखेंगे ये प्रतिशत दिए गए ग्राफ के राज्य में बिजली की जरूरत को दर्शाया। बिजली की जरूरत को दर्शाया मतलब समझिए, मतलब कि राज्य ए है, राज्य ए को 25% बिजली अभी और चाहिए, जो उसके पास उपलब्ध है उसके बावजूद भी 25% चाहिए। राज्य बी को 45% अभी और जरूरत है। अगर इसको देखेंगे 25% अगर बिजली, अगर इसको 25% बिजली की आवश्यकता है, मतलब इसके यहाँ पूर्ति हो रहा है कितना, 75% बिजली मिल रहा है। इसको 45% की जरूरत है, इसका मतलब इसको 55% बिजली और 55% मिल रहा है, 45 की जरूरत है। इसको अगर 20% की जरूरत है, इसका मतलब 80% इसको मिल रहा है। सब यहाँ से 3 के बगल जो है ना, उसके वो ही है तीर के बगल में इससे, हाँ। अब उसको बढ़ा के हाथ से हिलाइए, उसको हिलाइए। देखेंगे थोड़ा सवाल बड़ा कर दिए ताकि आपको दिखे। आपको पकड़ निर्देश को पकड़ दीजिए। एक क्वेश्चन बताइए। अब देखिए
एक एक सवाल लेंगे, पहले देखिए ग्राफ में दर्शाया गया है। तो देखेंगे किस राज्य में ए को 25% की आवश्यकता है, ए को 25% की आवश्यकता है, और इसको 45% और चाहिए, इसको 20% और चाहिए, इसको 60% चाहिए, इसको 55% चाहिए, इसको 30% चाहिए। तो देखेंगे कहता किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है, सबसे ज्यादा कौन सी गांव में बिजली है। तो देखेंगे इसको 25% की जरूरत है, मतलब इसके यहाँ 75% बिजली मिल रहा है, इसको 45% चाहिए, इसका मतलब 45% इसको मिल रहा है, इसको 20% की जरूरत है, इसके मतलब इसके यहाँ 80% बिजली है, इसके यहाँ कितना 75% बिजली है, इसके यहाँ 55% बिजली है, इसके यहाँ 40% बिजली है, इसके यहाँ 45% बिजली है, और इसके यहाँ 70% बिजली है। तो आप देखेंगे ये नीड है, नीड मतलब जरूरत है, इसको नीडी है, ये सब नीडी है, नीड है। अब आइए तो कहता है किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है, मतलब है किस राज्य, तो सबसे ज्यादा 80% यानी सी गांव में सबसे ज्यादा बिजली है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, यदि केंद्र सरकार तेजी से बिजली लाने के लिए सहायता देने चाहे और ऐसे राज्यों के जिनमें सबसे कम बिजली पहुंची है, तो सबसे कम बिजली कहाँ पहुंची है, तो सबसे कम बिजली पहुंची है आपको कहाँ पे, इसको 45 है, सबसे कम बिजली तक पहुंची है आपको कहाँ, ये डी में, क्योंकि डी को 60% की नीड है, इसको 25, इसको 45, इसको 20, इसको 60%, सबसे कम बिजली तक डी में पहुंचा है। तो जिनमें सबसे कम बिजली पहुंची है, तो डी राज्य में मात्र 40% बिजली मिल रहा है, इसलिए इसको जरूरत पड़ा कितना 60 के। तो प्राथमिकता के क्रम में चौथे नंबर पर कौन सा राज्य होगा, चौथे नंबर पे पूछ रहा है। तो सबसे कम बिजली तो यहाँ पहुंच रहा है, एक नंबर में ये है, 2 नंबर में किसको मिल रहा है, देखेंगे इसको 55 चाहिए, 2 नंबर में, मतलब 2 नंबर में सबसे कम इसको है, तब 2 नंबर में इसको कम मिल रहा है, इसके बाद 3 नंबर में इसको मिल रहा है, और 4 नंबर में एफ को, यानी पूछा है चौथे नंबर पर कौन सा राज्य होगा, सबसे कम बिजली, कौन ऐसा राज्य है जिसको सबसे कम बिजली मिला और चौथे क्रम पे हो। तो देखेंगे 1 नंबर में तो हो गया, इसको चाहिए, 2 नंबर में हो गया, इसको चाहिए, और 3 नंबर में हो गया, 3 नंबर में इसको 55% चाहिए, ठीक है, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और 3 नंबर हो गया, इसके यहाँ कितना मिल रहा है 70%, ये हो गया आपको 40%, सबसे कम इसको मिल रहा है, तब 2 नंबर में इसको मिल रहा है, 3 नंबर में, यानी चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर में कौन हो जाएगा, एफ। तो एफ जो है, एफ राज्य है जिसके यहाँ चौथे नंबर में जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है किसको, डी को, तब 2 नंबर में जरूरत है किसको, ई को, तब 3 नंबर में जरूरत है किसको, ई को, तब 4 नंबर में जरूरत, चूंकि इसको 30% की नीड है, तो चौथे नंबर की नीड यही है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है 24 नंबर, कितने ऐसे राज्य है जिन्हें कम से कम 60% या अधिक गांव में बिजली है। तो देखेंगे इसके यहाँ कितना बिजली है, 80% बिजली है, तो एक सी है, एक राज्य सी हो गया, और 60% या इधर एक कौन है, एफ, एफ में 70% अभी मिल रहा है इसको, 70%, और एक किसको है, ए, यानी 3 राज्य है, ए है, सी है, और कौन है, एफ, 3 ही राज्य ऐसे हैं जिसको 60 या 60 से ज्यादा बिजली मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया कौन, 3 बी। इसके बाद लास्ट सवाल है, किस राज्य में डी राज्य की तुलना में बिजली युक्त गांव का प्रतिशत दुगुना है, किस राज्य में डी राज्य की तुलना में, डी कहाँ पे है, ये है, तो डी राज्य की तुलना में ध्यान देंगे, डी राज्य की तुलना में, डी राज्य की तुलना में ध्यान दीजिए, कहता है डी राज्य की तुलना में बिजली युक्त गांव का प्रतिशत दुगुना है। तो डी राज्य की तुलना में बिजली युक्त, आइए डी के यहाँ है 40%, ठीक है, तो कहता है किस राज्य में डी राज्य की तुलना में बिजली युक्त गांव का प्रतिशत दुगुना है।
तो डी को मिल रहा है 40% और सी को मिल रहा है 80%, तो यही ना दोगुना है, इसलिए हो गया कौन आपका सी, ऑप्शन नंबर डी में है सी। सी का जो है डी के तुलना में दोगुना है। तो इस तरह से 25 सवाल समाप्त हो गया आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पर डे आपको आज दुर्गा पूजा का षष्ठी है शायद, आज से आपको पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा जो एसएससी प्रीवियस, जो भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस या सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी यह वीडियो उपयोगी होगा, आप जरूर इसको देखें। और हम आपको पटना नवजीवन कैंपस में भी मैथ का क्लास लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट की व्यवस्था आप आके कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप लाइक शेयर जरूर करें। हमारा चैनल हो गया जनरल स्टडी विद नवजीवन कैंपस, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच।